Good morning, students. Myself Rakhi Srivastava from GVM Government School बस्ती। और क्लास 7th स्टूडेंट्स कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अभी तो मामला चल ही रहा वैसे ही जैसे कि पहले भी था। पिछले 3-4 महीनों से आप देख ही रहे हो कैसे चल रहा है। खैर, अभी स्कूल खुलने के चांसेस तो नहीं के बराबर है, लेकिन अगर कोई आदेश होता है तो स्कूल खुलाया जाएगा। गवर्नमेंट का आदेश का इंतजार है। खैर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं लेसन लेके आया हूँ आपके सामने, वो लेसन 17 है। उसका नाम है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की स्कार्सिटी क्या होती है और इसके बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वाटर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद बताएंगे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हमारी अर्थ पे कैसे है। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे वाटर के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, कितने स्टेट्स में वाटर पाए जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर वेरी करता जाए और 100 डिग्री सेल्सियस से जाए तो वाटर कई स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम वाटर साइकिल की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेनन है जिससे हमारे अर्थ सरफेस पे वाटर की जो है पूर्ति हो जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। खैर, हम पहले बात करते हैं वाटर और इसका इंपॉर्टेंस। वाटर जिसको जल कहते हैं, हम कहते हैं जल ही जीवन है। सही बात है। जल जीवन इसलिए है कि अगर हमको ये वाटर नहीं मिलेगा तो कोई भी लिविंग एक्टिविटीज हो नहीं पाएगी प्रॉपरली। चाहे हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, चाहे अदर एनिमल्स की बात करें, चाहे और लिविंग बीइंग्स की बात करें, इवन प्लांट्स की भी बात करें, तो इनकी लाइफ असंभव है, इंडिस्पेंसेबल है वाटर। और अर्थ पे लाइफ सस्टेन कर रही है, तो बिना वाटर के कोई चीज संभव नहीं है। खैर, तो वाटर एक बहुत ही प्रीसियस होगा, बेहद कीमती नेचुरल रिसोर्स है जो सारे लिविंग बीइंग के लिए मतलब की आवश्यक है। तो ये नेचुरल रिसोर्स किस तरह का है? नेचुरल रिसोर्स आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तो वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखा गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये समझ लीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं या डिफरेंट फॉर्म में ये पाए जाते हैं, और ये कई डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा रीअपीयर भी होते हैं, और इनका जो है ये कभी खत्म नहीं होते हैं। तो वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऐसे ही सॉइल है, ऐसे ही आपके जो है लाइट, सनलाइट है, ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग ना कर सके, वो फिर रीअपीयर ना हो सके, उनको बार बार यूज ना कर सके, तो लिमिटेड अमाउंट पाए जाए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ सस्टेन कर रही है उनके लिए अति आवश्यक है। अब वो कैसे आवश्यक है? जैसे हम लोग के एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमन बीइंग का। हम लोग अपने डेली रूटीन में वाटर का यूज करते हैं, चाहे बाथिंग हो, चाहे वॉशिंग हो, चाहे क्लीनिंग हो, हैं, चाहे फूड कुकिंग हो, इन सब चीजों में वाटर का यूज होता है। फैक्ट्रियों में लिए नए नए जो इंडस्ट्रीज है वहां वाटर का यूज होता है। इवन गेम में भी वाटर का यूज होता है। जैसे वाटर गेम जितने होते हैं, स्विमिंग हुई, जंपिंग हुई, ड्राइविंग हुई, इन सब में वाटर का यूज होता है। वाटर पोलो है, ढेर सारे गेम है जिनमें वाटर का यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन, और सामान को ले जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वहां भी वाटर का यूज होता है थ्रू शिप्स के द्वारा। आप देखते हो शिप्स के द्वारा बहुत सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। एक ट्रांसपोर्ट जो है सी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मींस है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आवश्यक है। इवन ये बिजली जो आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये भी वाटर से ही प्रोड्यूस होती है। तो वाटर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा हो गया ह्यूमन बीइंग के लिए, और दूसरे लिविंग बीइंग जो है वो भी वाटर
की जरूरत पड़ती है उनको भोजन को लेने में और उसके बाद भोजन को डाइजेस्ट करने में, वहाँ भी वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वाटर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंस इसका है। बिना वाटर के हम सोच भी नहीं सकते। इवन हम जो भोजन खाते हैं वो फसल से आता है, और ये फसल, ये क्रॉप जो होती है वो खेतों में रहती है, और बिना इरिगेशन के, बिना सिंचाई के कोई भी चांस नहीं है फसलों के प्रोडक्शन की। तो ये वाटर का इम्पोर्टेंस है, इतना इम्पोर्टेंस है। और एक सीड जनरेट करना है तो उसको भी वाटर चाहिए। तो ये वाटर का इम्पोर्टेंस है, इसलिए कहते हैं वाटर इज ए प्रीसियस रिसोर्सेस। तो बहुत प्रीसियस है। ये इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया वाटर का, क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ वाटर का यूज होता है। खैर, अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेन दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान ली वाटर है, ये वाटर है 100% वाटर है, इस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह होता है। फर्स्ट है जो इसको बोलते हैं सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर में साल्ट वगैरह, नमक वगैरह मिक्स होता है। ये सैलाइन वाटर होता है, इसमें साल्ट डिसॉल्व होता है, और ये सीज एंड ओशियन में पाया जाता है। सीज एंड ओशियन में पाया जाता है, सीज और ओशियंस में पाया जाता है। और ये पूरे वाटर का 97% होता है। जरा सोचिए, हमारी पूरी अर्थ देखेंगे तो पूरी अर्थ जो है उसका जो पूरा अर्थ है, पूरे अर्थ को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसका 2 पार्ट जो है वाटर से ही घिरा हुआ है। इनफैक्ट आप इतना समझ लीजिए, तो लगभग 72% जो है वाटर हमारे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इसीलिए वाटर को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो अब पूरा जो वाटर है उसका 97% सलाइन वाटर है। ये किसी काम के आने वाला नहीं है हमारे, ना एग्रीकल्चर के लिए ना हमारे यूज के लिए आने वाला है। उसके बाद आता है जो ये उसका दूसरा टाइप है वाटर का, जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर जो होता है, ये फ्रेश वाटर, इसमें नमक नहीं होता, सॉल्ट वगैरह नहीं होता है। अब फ्रेश वाटर ये 3% जो होता है लगभग, इस 3% में इसका जो फ्रेश वाटर है, इसका जो है इसमें 2% जो होता है ग्लेशियर वगैरह पे होता है। ग्लेशियर जो पहाड़ होते हैं उनमें, ग्लेशियर्स वगैरह में ये माउंटेन टॉप्स जो होते हैं वहां पर बर्फ के रूप में होता है, ये ग्लेशियर्स में होता है। ये इसका 3% का, ये इसमें 2% यहीं पर आ गया। अब 1% जो आपके लिए है वो आपके लिए अवेलेबल है, हमारे लिए अवेलेबल है 1% फॉर आवर यूज। हमारे यूज के लिए जो 1% जो वाटर है ये हमारे लिए यूज होता है। अब ये वाटर जो 1% जो है ये हम यूज कर सकते हैं। इसमें भी 0.1% जो होता है पोटेबल होता है, जिसको पी सकते हैं हम। तो अब सोचिए 1% से भी कम पानी हम पी सकते हैं, इसलिए कहते हैं सेफ वाटर। पीने वाले पानी को पोटेबल वाटर कहते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ये फ्रेश वाटर जो होते हैं, फ्रेश वाटर इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होता है। एक होता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर ये पूरे वाटर का 30% जो होता है सरफेस वाटर होता है। ये आपका जो है लेक है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, इन सब में पाया जाता है। ये ऊपर से हमको दिखाई देता है 30%। और इसमें पूरे सरफेस वाटर का 80% केवल लेक्स में होता है। 80% उससे ऊपर ही होता है। 80% से 80% से ज्यादा जो सरफेस वाटर का 80% केवल झीलों में ही होता है, लेक में होता है। 1 से 2% जो होता है ये रिवर्स में होता है, और पॉन्ड्स में रेस्ट बच गया जो हुआ। सोचो 1 से 2% ही पूरी नदियों का पानी केवल 1 से 2% ही है पूरे सरफेस वाटर का। तो सरफेस वाटर वह वाटर है जो ऊपर की तरफ दिखाई देता है हमको, चाहे वो झील में हो, चाहे नदियों में हो, चाहे तालाबों में, पोखरों में हो। उसके बाद उसके बाद जो दूसरा वाटर आता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर।
ग्राउंड वाटर, इसको अंडरग्राउंड भी वाटर कहते हैं। ये जब बारिश हो जाती है तो जमीन के नीचे ये पानी चला जाता है सीपिंग प्रोसेस के द्वारा। सीपिंग प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि जो जमीन के नीचे जो ये मिट्टी है ये पोर्स में होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी के द्वारा सीपिंग प्रोसेस के द्वारा जमीन के नीचे चली जाती है और ये स्प्रिंग के रूप में जैसे कहीं से जमीन का वहां से निकली हुआ स्प्रिंग के रूप में निकलती है, या वेल के रूप में, कुआं के रूप में ये वाटर हम यूज करते हैं, या पंपिंग के द्वारा। जब पंपिंग करते हैं, नल वगैरह लगता है ना घर में, तो पंपिंग के द्वारा ये वाटर यूज करते हैं। ये जमीन के नीचे होता है, पोरस रॉक्स होते हैं, वहां पर ये पानी जाके ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे जाके इकट्ठा होता है। और जो पोरस रॉक जो होता है जिसमें पानी इकट्ठा रहता है, पूरी तरह से सैचुरेटेड होता है पोरस रॉक, मतलब पूरा उसके हर पोर्स में वाटर कलेक्ट होता है जमीन के नीचे। आपको जब सवाल पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था मैंने आपको ए होराइजन, ओ होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन, बेडरॉक रीजन बताया था। उसी में जो बी होराइजन और होता है और बेडरॉक रीजन होता है, वहीं जाके वाटर एकमोडेट होता है, इकट्ठा होता है। तो पोरस रॉक जो होते हैं जो बेडरॉक रीजन में, वहां पर जो वाटर इकट्ठा होता है उस पूरे जोन को एक्वीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वीफायर पोरस रॉक में जो वाटर एकमोडेट होते हैं, जिनको हम पंपिंग प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, इस रीजन को, पूरे रीजन को बोलते हैं एक्वीफायर। और जहां तक अंडरग्राउंड वाटर पाया है, जिस ऊंचाई तक पाया जाता है, उस ऊंचाई को, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके टॉप लेयर को, उस ऊंचाई को बोलते हैं, ध्यान से देखिए, वाटर टेबल वह ऊंचाई है अंडरग्राउंड वाटर का जहां से हम वाटर को पंपिंग सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो वाटर टेबल ऊंचाई होती है अंडरग्राउंड वाटर की, और ये एरिया होता है जहां पानी इकट्ठा होता है एक्वीफायर। तो इस तरह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको आप एक बार फिर से देख लें। अब सारी चीजों को मैंने यहाँ बता दिया है, कैसे पानी कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आपका हो गया, ठीक है ना। तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, जो कि आपको यहाँ चार्ट के द्वारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आता है बात स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के जो है मेन रूप से 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। अगर टेम्परेचर इनका वेरी करते जाएं, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर को वेरी करें, तो वाटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जो इंटरचेंजेबल है, इंटरकन्वर्टेबल है। ये सब स्टेट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो स्टेट्स ऑफ वाटर में जो वाटर होता है वो 3 स्टेट्स में होता है, और ये 3 स्टेट्स ऑफ वाटर जो हैं, एक होता है सॉलिड, जो कि आइस के रूप में होता है। वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में कंडेंस होते हैं लो टेम्परेचर पे, कूल डाउन करने पर, तो ये सॉलिड स्टेट में आता है। इसका आइस इसका अच्छा एग्जांपल है। दूसरा आता है लिक्विड, जो इसका नेचुरल स्टेट है, लिक्विड। और तीसरा स्टेट है जो आपका जानते हो, वो है गैसुअस। गैसुअस स्टेट में वाटर वेपर होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में यह मिक्स अवस्था में पाया जाता है, वाटर वेपर। ये सारे स्टेट जो है, तीनों स्टेट जो है, ये इंटरचेंजेबल है। गैसुअस स्टेट में क्या होगा, जब वाटर को हीट करेंगे, तो इसको जब हीट करते हैं लिक्विड स्टेट के वाटर को, तो ये गैसुअस स्टेट में चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, और इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। और यहाँ पर लिक्विड है, अगर वाटर है, इसको आप कूल डाउन करोगे तो ये कंडेंस होता है, और आपस में कंडेंस होकर के ये आइस स्टेट में, यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है ना। और अगर इसको हम हीट करें आइस को, तो ये लिक्विड स्टेट में फिर चेंज हो जाता है। सिमिलरली जब गैसोस स्टेट को भी अगर इसको कूल डाउन करते हैं, कंडेंस करते हैं,
तो ये लिक्विड अवस्था में पहुंच जाता है। तो इंटरचेंजेबल है ये सारे स्टेट्स। तो ये 3 चीजों के बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, 1, 2 और 3। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। और होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, आप वाटर के बारे में कम से कम 6 लाइन लिखेंगे और उसके इम्पोर्टेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, उसके 5 से 6 इम्पोर्टेंस जरूर लिख देंगे, क्योंकि मैंने शुरू में आपको इस वीडियो में मैंने उसका इम्पोर्टेंस बताया है, क्या इम्पोर्टेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आपको केवल समझना है, इसको लिखना नहीं है। कितना % क्या है मैंने आपको अभी बताया इसके पहले। स्टेट ऑफ वाटर को आप कम से कम आप 6 लाइन में 7 लाइन में लिख देंगे इसको। तो आपको लिखना किसका है, इसका और इसका, यानी वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और दूसरा स्टेट ऑफ वाटर के बारे में लिखना है। तो इतना आप वर्क कर लेंगे और आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम आपसे बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, और वाटर की कमी से क्या परेशानी होती है, वाटर कमी क्यों होती है, वाटर ज्यादा हो जाए और हमारे नेचर में तब क्या होता है, और वाटर का क्या और महत्व है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक वर्क पूरा करें। आपको आपके लिए आखिर का बेस्ट ऑफ लक। ओके स्टूडेंट्स।